हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओबीसी, एससी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जो हम लोग फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, जबकि भारत सरकार के लिए अप्लाई करते हैं। तो उसमें उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, और सेंट्रल ओबीसी क्या है, स्टेट ओबीसी क्या है, और रेलवे ग्रुप डी में अभी एक कन्फ्यूजन हो रहा था बच्चों को कि सेंट्रल कम्युनिटीज़ के अंदर आना चाहिए नाम उसका, ऐसा कुछ बहुत सारे कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो मैं अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज एम टी ज्वाइनिंग हूँ यहाँ पे। तो मैंने भी ओबीसी से अप्लाई किया था, तो मैंने भी काफ़ी इसके पीछे रिसर्च किया था जब मैं डीपी में गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो बहुत सी चीज़ें भी क्लियर हुई थी, तो मैं एक एक करके बहुत सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि आ, कुछ भी कन्फ्यूजिंग नहीं है इसमें। कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमारा थोड़ा स्ट्रक्चर ही ऐसा है सेंट्रल स्टेट का। तो हम एक एक करके सबको क्लियर करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए इस पर, और ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। और हम बात करते हैं, सबसे पहले ओबीसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने ओबीसी के बारे में थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ। थोड़ा सा पहले, सबसे पहले देखो, ओबीसी में पहले तो आती है एनसीएल, ठीक है, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रख लो। देखो, क्रीमी लेयर वालों के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है, वो जनरल में चले गए। अब बात करते हैं जो हम लोग एनसीएल में आते हैं, तो एनसीएल ओबीसी ओबीसी, ठीक है। तो पहली बात है, आपको जो बेनिफिट लेनी है ओबीसी की, तो आपको ओबीसी एनसीएल ही बनवानी पड़ेगी, ठीक है। यानी आप ओबीसी में हो और आपके सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है कि आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो, ठीक है। ओबीसी का सर्टिफिकेट बनेगा आपका, उसमें एक लाइन लिखी रहती है कि आप ओबीसी के एनसीएल से बिलोंग करते हो, ठीक है। ये बात अब क्लियर हो गई, ठीक है। आपको अलग से एनसीएल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्योंकि उसमें अगर ये बात लिखी हुई है तो फिर वो मान्य है कि आप जो ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास है वो एनसीएल की ही है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। और इसमें बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की। देखो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। अभी अमूमन, जैसे मैं बिहार का हूँ, तो बिहार में तो उन्होंने फॉर्मेट ऐसा कर दिया है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ही फॉर्मेट पे है, ठीक है। लेकिन जब आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पर ऑप्शन आता है भारत सरकार के सेवा हेतु, ठीक है, और एक आता है राज्य सरकार के सेवा हेतु, ठीक है। तो आपको जो बनवाना है वो ओबीसी, वो भारत सरकार की सेवा हेतु बनवाना है, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, स्टेट के लिए होती हैं और सेंट्रल के लिए होती हैं। ओबीसी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये आप क्लियर हो गया। उसके बाद आता है एससी पे आते हैं, ठीक है। एससी में ऐसा कुछ नहीं होता है, सेंट्रल स्टेट एससी का एक सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, वही सारा का सारा वैलिड होता है सेंट्रल में भी स्टेट में भी, ठीक है। एसटी के भी ऐसे ही है। ईडब्ल्यूएस पे आते हैं। ईडब्ल्यूएस में हमेशा देखा जाता है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर देखा जाता है कि वित्तीय वर्ष 23-24, 24-25, 21-22। तो जब भी आपका नोटिफिकेशन आए तो उसमें चेक करना आप कि उसमें किस वर्ष का ईडब्ल्यूएस मांगा गया है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम 22-23 का मांगा गया होता है, हम 23-24 का बना के बैठे होते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैं तो सजेस्ट करूँगा, जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं वो हर साल अपना ईडब्ल्यूएस अपडेट करवाते रहो, ठीक है। 23-24 का बन गया, फिर 1 अप्रैल के बाद से 24-25 का बनवा लिया, फिर 25-26 का बनवा लिया, या बनवाते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस जो आराम से फॉर्म भरते रहो, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है दिखा देना आप, ठीक है। तो ये ईडब्ल्यूएस वाले के लिए हमेशा वित्तीय वर्ष देखा जाता है, फाइनेंशियल ईयर देखा जाता है, ठीक है। उनका कोई कट ऑफ नहीं होता है कि इस तारीख के पहले ओबीसी होना चाहिए, इस तारीख के पहले ओबीसी नहीं होना चाहिए। ये ओबीसी में होता है कि फॉर्म का जो लास्ट डेट होता है उसके पहले आपको ओबीसी बना होना चाहिए, ठीक है। ये एससी एसटी में होता है और ओबीसी में होता है कि जिस दिन फॉर्म का लास्ट डेट है उसके पहले आपको ओबीसी बना होना चाहिए, इसको बोलते हैं क्रूशियल डेट के पहले, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में ऐसा नहीं होता है। ईडब्ल्यूएस में होता है कि फाइनेंशियल ईयर देखा जाता है, 23-24 में बना हुआ है तो पूरे साल के लिए वैलिड है, ठीक है। ये छोटी सी बात थी जो कि बहुत कन्फ्यूजिंग करती थी। और एक रेलवे ग्रुप डी की बात करते हैं, ठीक है। ग्रुप डी में एक कन्फ्यूजन आ रहा है फॉर्म भरते वक्त, मैंने देखा था कि उसमें कह रहे हैं कि कम्युनिटी बिलोंग्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो, लिस्ट दो तरह की होती है, ठीक है। और ये भी जो कन्फ्यूजन है रेलवे ग्रुप डी वाला, ये भी
ओबीसी पे ही लागू होता है, एससी एसटी वालों पे लागू नहीं होता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी एक लिस्ट होती है और राज्य सरकार की अपनी एक लिस्ट होती है, ठीक है। इसमें अगर कोई आदमी एससी कैटेगरी में आता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिस्ट में भी एससी कैटेगरी में आता है, ये फॉर्चुनेट है, मतलब कि आता ही है वो, ठीक है। लेकिन ओबीसी में ऐसा नहीं होता है। ओबीसी में अगर राज्य सरकार में वो ओबीसी है तो हो सकता है कि केंद्र सरकार में ओबीसी की लिस्ट में ना हो, क्योंकि दोनों सरकार की अपनी अपनी ओबीसी का लिस्ट निकला हुआ है, ठीक है। आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का जो जातीय रिपोर्ट होता है उसमें आपको मिल जाएगी कि ये आदमी, ये कम्युनिटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में ओबीसी नहीं है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में ओबीसी है। तो जो ग्रुप डी का फॉर्म आया था उसमें यही क्लियर किया गया था कि जो भी कम्युनिटी अपना सर्टिफिकेट मतलब भर रही है कोटा से, तो वो राज्य सरकार के तो आने ही चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार के लिस्ट में भी उस कम्युनिटी का नाम, जैसे मैं यादव हूँ तो मेरे यादव कम्युनिटी का नाम सेंट्रल गवर्नमेंट में ओबीसी में आना चाहिए, तब मेरा ओबीसी वैलिड होगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट में ओबीसी में मैं आता हूँ और सेंट्रल की लिस्ट में नहीं आता हूँ तो ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि दोनों की अलग अलग अपनी लिस्ट बनी हुई है, कमेटी बनी हुई है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा उस पर, गूगल पर सर्च करोगे तो, ठीक है। तो ये अगर आपको इसमें भी फिर भी डाउट आपको हो रहा है, ठीक है, मैंने काफ़ी क्लियर करने की कोशिश किया है, और फिर भी आपको डाउट हो रहा है तो टेलीग्राम आईडी मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, बात कर सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट का रिप्लाई भी देता हूँ, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी तरह कन्फ्यूजन हो, क्लियर कर लेना। और मुझे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, अगर किसी को डाउट हो रहा है तो मैं और अच्छे से क्लियर करके एक नया वीडियो बना दूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो लोग सुनते भी नहीं इतना ज़्यादा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी टेलीग्राम आईडी दी हुई है, आप वहाँ से मेरे को मैसेज करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।